अस्सलाम वालेकुम जी। उमर सलीम साहब हमारे साथ हैं अमेरिका से। आपने पार्ट वन देखा उमर भाई की ज़िंदगी का। मैं दोबारा बता दूं, उमर भाई केमिकल इंजीनियरिंग में मेरे क्लास फेलो थे, अब अमेरिका में रहते हैं। पिछले कितने सालों से ये बताएंगे। आखिरी इन्होंने बताया था कि ये सेलेक्ट हुए जॉब पे और किस तरह ओवरसीज ये पहुंचे थे, समवेयर इन मलेशिया और सिंगापुर। सिंगापुर आई थिंक इट वाज। सिंगापुर। सिंगापुर। अब आप क्विकली हमें बताएं कि सिंगापुर से यूएसए तक आप कैसे पहुंचे, और फिर हम आगे यूएसए के बारे में आपसे क्वेश्चंस करेंगे। जी, मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि से जब मेरी केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो दैट वाज़ नॉट माय चॉइस एंड आई एक्चुअली डिड नॉट एन्जॉय द एजुकेशन। लेकिन जब मैंने जॉब शुरू की सिंगापुर में 3 साल मैंने जॉब की। इट वाज़ अ प्रोसेस डिज़ाइन। आई वाज़ डिज़ाइनिंग एलपीजी, एलएनजी प्लांट्स, गैस प्लांट्स। तो मुझे उसमें इतना मज़ा आया कि आई डिसाइडेड कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में फर्दर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। मुझे उसमें बिल्कुल आप समझ लें कि एक जिसको पंजाबी में कहते हैं चस आया काम करने का। तो मुझे लगा अगर ये केमिकल इंजीनियरिंग है जिसमें यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यू ऐड वैल्यू एंड यू आर पार्ट ऑफ अ लॉन्ग वैल्यू चेन। ऑयल इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री और उसमें एक हिस्ट्री है लोगों के काम करने की। और व्हेन यू गो मीट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, कि उसमें तकरीबन हर नेशनलिटी के लोग उसमें काम कर रहे होते हैं और उसमें एक इंटरनेशनल वैल्यू चेन है, उसका जब आप हिस्सा बनते हैं तो आपको लगता है यार ये तो इट्स अ बिग बिजनेस। एंड एज ए केमिकल इंजीनियर आई रिमेंबर के वन ऑफ द इंस्पायरिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज के मेरे एक कोलीग थे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जो मुझसे 2-4 साल सीनियर थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा यार उमर तुम केमिकल इंजीनियर लोग तो मैजिशियन होते हो। तो मैंने कहा जी ये कैसे? उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के आप इक्विपमेंट को खोलें तो उसमें कोई ना कोई पार्ट्स लगे होंगे, मैकेनिकल के पार्ट्स लगे होंगे। जो केमिकल इंजीनियर है कि अब ये जो ऑयल इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन होती है, इधर से गैस आ रही है और आगे से तकरीबन 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम में से। तो कुछ भी नहीं है, उसको देखें तो उसके अंदर कोई कोई मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं है और वो बड़ा एक मैजिक सा है। तो मुझे बड़ी इस तरह के और बहुत सारे सीनियर्स थे, जूनियर्स थे। और जब आप काम करते हैं तो आपको वाक़ई एज़ अ केमिकल इंजीनियर यू आर सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोसेस डिज़ाइन। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देन आई अप्लाइड फॉर अ, पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो उसमें भी एक लर्निंग, क्योंकि मेरा मकसद ये इंटरव्यू का ये नहीं है कि मैं अपने आप को अ, आगे लेके आऊँ। असल मकसद ये है कि आपने लोग इंटरव्यू का मकसद हम बड़ा क्लियर कर देते हैं। इसने आगे जाकर हमने बहुत सी चीज़ें उमर साहब से पूछनी है, ये तो गेट टू नो हिम है। इनके इंटरव्यू का असल मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं, यूथ है, अगर वो ये करियर प्लान बनाती हैं, लोगों को मुल्क से बाहर जाने का बहुत शौक है, तो उसके स्वॉट एनालिसिस हम करेंगे कि उसकी क्या पाया क्या खोया उमर सलीम ने। ये इस बिल्कुल, चैनल का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेशन फैलाना है, लोगों में विजन और विजडम देना है कि लाइफ, और वो उन्हीं लोगों से लिया जा सकता है। अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर मैं बड़ी बार पढ़ता हूँ, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत वल्लाह, तुमने सुना नहीं मेरा उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो वाह! हम उमर सलीम साहब की जो जो उनकी स्ट्रगल है, ताकि दूसरे लोग इंस्पिरेशन लें, दूसरे लोग मोटिवेशन लें और दूसरे लोग डायरेक्शन लें, जो फॉलो करें। मुझे वो कहते हैं ना, मुझे जिंदगी की मंजिल मिल गई है, मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। somebody who has already done that, you if you follow, that's mentorship. He make things easy for you. तो ये बिल्कुल हमें और पता है, और हमने बहुत से सवाल उसके लिए रखे हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्विकली आप हमें बताएं कि सिंगापुर का एक्सपीरियंस आपका लिविंग का कैसे था, और अगर पाकिस्तानियों को सिंगापुर में नौकरी ऑफर हो या मौका मिले तो क्या चीज़ें वो माइंड में लेकर आए, उनको वहाँ क्या आसानियाँ हो सकती हैं और क्या मुश्किलें हो सकती सिंगापुर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बल्कि तकरीबन जहाँ-जहाँ मैं रहा उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक आदमी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। हर एक आदमी का अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। कहीं मुश्किलें होती हैं, कहीं आसानियाँ होती हैं, लेकिन मेरी लक ये रही कि मैं जहाँ भी रहा, मैंने मेहनत तो बहुत की। ये नहीं कि ईज़ी राइड कहीं भी नहीं थी। वो जो डॉलरों वाले ट्रीज़ कहीं भी नहीं थे। लेकिन ये है कि मेहनत के मतलब मल्टीपल रिवार्ड्स मिलते रहे। मल्टीपल मैनी टाइम्स मल्टीपल्स रिवॉर्ड्स मिलते रहे। सिंगापुर में डाइवर्सिटी सबसे पहली जो जो मुझे अच्छी बात लगी, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल थी
कि वहाँ की अपनी पॉपुलेशन जो है वो 25% साउथ इंडियन है, फिर चाइनीज़ हैं, फिर मलयालम है और बहुत सारे मेरा ख़्याल है अबाउट 15% वहाँ पे एक्सपेट्रिएट्स जिस तरह मैं एज़ एन एक्सपेट्रिएट गया था। तो विज़िटर्स हैं जिसमें वेस्टर्न एक्सपेट्रिएट बहुत हैं। तो उस मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में आप देखते हैं कि 65 में कंट्री ने आज़ादी ली और जब मैं वहाँ पे गया 1996 में, तो इट वाज़ मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ऑलरेडी और मतलब कैसे उन्होंने इतने छोटे से अरसे में इतनी तरक्की की और कौम इज़ सो मच प्रोडक्टिव, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग टू वर्क, एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग अबाउट वर्क और जो डिफरेंसेस होते हैं, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन हम उसमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। वहाँ पे लोग डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करके कि यार तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, ये क्रिश्चियन है, मैं चाइनीज़ हूँ, तुम मलयालम हो, हमारी वॉर्स भी हो चुकी हैं सिंगापुर की और मलेशिया की और चाइना की और पॉलिटिक्स भी है, बट यू नो वी आर हियर टू वर्क, वी आर हियर टू लिव, लेट्स एक्नॉलेज द डिफरेंसेस एंड मूव ऑन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे समझ लें कि मेरी एक यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान से बाहर के कल्चरल डाइवर्सिटी को देखने की, बल्कि मैं आज तक याद रखता हूँ कि मेरी वन ऑफ माय करियर में एक यू नो आई गॉट इनटू अ ट्रबल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो गए, कुछ लॉस हो गया बिजनेस का, बट देन देयर वाज अ गाय, ए हिंदू गाय, रामालिंगम उनका नाम था। ही स्टूड अप एंड ही यू नो गेव अ स्टेटमेंट फॉर मी कि यार ये बंदा ऐसा नहीं है, इसकी वजह से नहीं हुआ, ये तो बच्चा है, इसको क्या पता है। तो इट वाज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी कि भई एक इंडियन जो है वो मेरे लिए खड़ा होगा एंड ही विल गिव ए कंसोलेशन कमेंट टू मी। हमें थोड़ा सा तो ये भी पता है ना कि वो कहते हैं कि एवरीबॉडी हु कम्स टू सिंगापुर इट गोज टू मुस्तफा स्टोर, द स्टोरी ऑफ मुस्तफा स्टोर फ्रॉम अ मोस्ट स्मॉल मनी चेंजर टू सच अ ह्यूज स्टोर। मैं ह्यूज, मैंने उसे ह्यूज। कई स्टेजेस पे देखा हुआ है बड़ा होते हुए। तो हुँ। वो उसके बारे में हमें बताएं, वो मैरी लाइन के बारे में हमें बताएं जहाँ पानी फेंक रहा होता है, और संतोषा आइलैंड के बारे में हमें बताएं, और आप हमें ये बताएं कि जो वहाँ पे आपने टोटल कितना अरसा गुजारा सिंगापुर में। सर मैं टोटल 3 साल रहा एंड आई वाज़ सिंगल बैक देन, तो मज़े का टाइम था कि वी कुड वर्क मोर एंड वी कैन एन्जॉय मोर। जी। और मुस्तफ़ा जो है ना जो सिंगापुर की एक्सपेट्रिएट लाइफ़ का एक लाज़मी हिस्सा है। जैसा कि आपने उसको मल्टीपल टाइम पे देखा, मैं भी अभी भी जाता हूँ, अभी भी पाकिस्तान जाते हुए अक्सर मैं सिंगापुर रुक जाता हूँ, बल्कि जब हमारी शादी हुई तो हम सिंगापुर में हनीमून मनाने के लिए भी गए, बिकॉज़ इट मैं वाज़ भी सो मैं होमली भी टू मी। मैं भी या इट सिंगापुर ही वाज़ गया था, वैसे आपस की बात है, मजे की बात है। तो खैर एनीवेज आप बताइए आगे, मैं सुन रहा हूँ। बिकॉज़ इट इज़ लाइक अ सेकंड होम टू मी, अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे रहते हैं। तो मुस्तफ़ा सेंटर बड़ा मज़े का एक उसका एक्सपीरियंस है कि जब एक्सपेट्रिएट्स हो, अब तो ईमेल, टेक्स्ट मैसेज का दौर आ गया है, अब ये मसला शायद ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। एक ज़माना था 96 में खत लिखा करते थे लोग। तो मुस्तफ़ा सेंटर में जब आप जाते हैं तो जो लो वेज वर्कर होते हैं, जो कि आवरली लेबर करते हैं और आउटसाइड जो होते हैं मैनुअल लेबर करते हैं, जो फ़ोन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो मुस्तफ़ा सेंटर इकट्ठे होते थे अपने कल्चर के लोगों से मिलने के लिए और खत लिखवाने और पढ़वाने के लिए। तो वहाँ पे खत लिखने वाले भी होते थे, खत पढ़ने वाले भी होते थे और एक अजीब से जब पहली दफ़ा जब कोई मुस्तफ़ा जाता है तो लगता है कि यहाँ पे कोई जुलूस निकला हुआ है और सड़कें बंद होती थी वीकेंड के ऊपर और इतने इमिग्रेंट, इतने वर्कर्स, फॉरेन वर्कर्स वहाँ पे और ज़्यादातर वो इंडियन ही होते थे, साउथ इंडियन, जो कि हमारी ज़ुबान भी नहीं बोलते थे। लेकिन अमेज़िंग कि इतने लोग फिर मुस्तफ़ा सेंटर वो एक छोटा-सा होता था, फिर आजकल तो वहाँ पे मल्टी फ्लोर्स बन गए हैं और उनका तकरीबन हर बिज़नेस है उनके पास। हाँ जी, आप तो उन्होंने वो सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा ब्रिज कनेक्ट करके फ्लाई, हवा में आप उसमें मूव करते हैं, सड़क के इधर भी मुस्तफ़ा है उधर भी मुस्तफ़ा है। और उस स्टोर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, दे डोंट सेल लिकर, वो जी, शराब जो है वो नहीं बेचते। हालांकि सिंगापुर में तो आम बात है, ऑल्दो मलाइज हैं, हलाल फूड भी सिंगापुर में बड़ी इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो मुस्तफ़ा स्टोर है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इतनी तरक्की करने के बावजूद वो कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं बेचते। हुँ। वो ये उनकी एक बहुत बड़ी खास बात है। और उसके बाद सुल्तान मॉस्क भी आपने नमाजें पढ़ी होंगी जाके, जी। जुम्मे जुम्मे शुम्मे पढ़े होंगे। तो सिंगापुर में एक और लोगों को पता नहीं है शायद कि जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है, उनकी एक पॉलिसी है कि दे प्रोवाइड रूफ ऑन एवरी हेड, यानी हर बंदे को घर का इख्तियार, जो सिंगापुरियन है एच टी टी पी फ्लैट्स उन्हें कहते हैं,
एवरीबॉडी कैन अप्लाई इट। और वो एक चाहते हैं कि हमारे हर शहरी जो है उसके पास घर हो। तो एक छोटा सा वाक्य मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज। मैं जब सिंगापुर, खैर उमर को तो डॉलरों में तनख्वाह मिलती है, इसको तो महंगी नहीं लगती होंगी चीज़ें, हमें रुपयों में हमने कमाना होता है। तो मैंने एक दिन, मेरे साथ एक ड्राइवर था, तो मैंने उसको कहा कि योर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उसने कहा फॉर यू इट इज़ एक्सपेंसिव, फॉर अस इट इज़ नॉट। राइस का जो एक थैला है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता, फूड इतना कॉस्ट नहीं करता हमें घरों में। तो आप आते हैं, होटलों में ठहरते हैं, महंगी प्रोडक्ट्स लेते हैं। ऑर्चर्ड रोड एक वहाँ का बड़ा खूबसूरत। टूर और वो खूबसूरत जगह वो है। समझे माल रोड है वहाँ की। हाँ जी, मैं लोगों को अक्सर कहता होता हूँ कि सिंगापुर मुझे जो है वो मिनिएचर लगता है इंग्लैंड का, और हांगकांग मुझे मिनिएचर लगता है न्यूयॉर्क का। ये दो जो ठीक। शहरों के अंदर मैंने मैंने जो फील है, मुझे नहीं पता उमर एग्री करते हैं इससे या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे जैसे वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में है, उसी तरह इनकी ऑर्चर्ड रोड जो है वो इट इज़ लाइक दैट। और फिर एक सिंगापुर में हमने कहा थोड़ा सा इसमें हम थोड़ी सी एलिमेंट ऑफ तफरी भी डाल दें। एक संतोषा आइलैंड है, वो बड़ी खूबसूरत जगह है और वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई हुई है। आई एम श्योर कि उमर वहाँ पे जाता रहा होगा और डे स्पेंड सर करते मैं रहेंगे। तो वहाँ का गाइड बन गया था। हमारी जो कंपनी थी उसका नाम था पेट्रोसिन। वो उनका पाकिस्तान में भी ऑफिस था और उनका सिंगापुर में भी ऑफिस था, यूएस में भी ऑफिस था। तो वहाँ के लोग जो पाकिस्तान से आते थे वो वहाँ से एचआर वाले उनको बता के भेजते थे कि अगर शॉपिंग करनी है और कोई सैर सपाटे करने हैं संतोषा आइलैंड में, तो वहाँ एक लड़का है उमर, जो कि सिंगल है अभी तक। तो उससे आप पहले जाके रब्ता की। तो जितने हमारी कंपनी के जो बड़े ऑफिसर्स होते थे, तो मेरी वो कहते हैं ना मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी थी मेरे लिए, कि आपको अपने से इसका 3। मतलब है मेजबानी का गोल्डन टाइम हमने मिस कर दिया। हाँ जी। तो मुझे ऑन अ प्रोफेशनल साइड, डेवलपमेंट साइड, मुझे जो यूथ के लिए मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई मेंटर ऑफिशियली साइन हो। देयर इज़ ऑलवेज़ अ मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी किसी भी बड़े आदमी से, किसी भी फील्ड में जो काम कर रहा है, जो आपसे आगे है एज में, एक्सपीरियंस में, उसके साथ टाइम स्पेंड करना इज़ लाइक अ गोल्ड फॉर अ यंग मैन। तो तो और ये तो पॉजिटिव साइडें हो गई ना, डाइवर्सिटी आपने देखी, आपने सीखा। नेगेटिव साइड क्या, मुश्किलात क्या पेश आती हैं ओवरसीज बंदे को? नया नया बंदा, अम्मी के पंजाबी में कहते हैं ना, बेबे दे पराठे खांदा खांदा बंदा जहाज बह के जब पहुंचता दूसरी साइड पे, तो क्या कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है? होम सिकनेस भी होती है, कोई और गरीबुल वतनी टाइप कोई चीज भी फील होती है? जी हाँ, पहले जो मैं समझता हूँ एज़ एन इमिग्रेंट, पहले 5 साल तो आप जो है ना टोटली आप इस प्लान के साथ जाते हो कि मैंने कुछ डॉलर कमाने हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेना है और वापस आ जाना है। और आप होम सिक रहते हो, आपको कल्चरल शॉक होता है, आपको फूड उस क्वालिटी की नहीं मिलती, उस टेस्ट की नहीं मिलती। ओवर द इयर्स आप नया टेस्ट डेवलप कर लेते हो और वो उसका अपना मज़ा है फिर, कि जैसे अब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो 1 हफ्ते के बाद मैं कहता हूँ यार कोई इटालियन खाएँ यार, बहुत हो गया देसी। यार कोई चाइनीज़ खाएँ यार, यार कोई आज मतलब ताइवानीज़ खाएँ। तो वो कहते हैं यार उमर तुम पाकिस्तान आए हो, तो बहरहाल। तो लेकिन ये वक़्त लगता है, लेकिन शुरू में तो आप हर जगह जो है अपने खाने को, अपने लोगों को, अपनी ज़ुबान को, अपने रिलेशनशिप्स को, सबसे बड़ी बात है रिलेशनशिप्स को। अगर आप मुझसे मेरे 25 साल के एज़ एन एक्सपेट्रिएट एक्सपीरियंस, जो कि अब परमानेंट इमिग्रेंट है यूएस में, अब मैं सिटीज़न हूँ यहाँ का। तो अगर मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा लॉस तो यही होता है कि आपका रिलेशनशिप लॉस। तो इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है, इसको कहते हैं लॉस्ट जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट होती है, जैसे मैं और मेरी बीवी हैं, उनके लिए ह्यूज लॉस होता है कि वो ना यहाँ के होते हैं, ना वहाँ के होते हैं 100%। उनको यहाँ की भी अच्छाइयाँ याद रहती हैं और पीछे की भी अच्छाइयाँ याद रहती हैं। तो वो हमेशा वहाँ जहाँ होते हैं, वो पिछली साइड को याद करते रहते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो इसमें एक नैरेटिव अक्सर मैं सुनता हूँ अ, मीडिया में, कि लोग कहते हैं जी सेकंड क्लास सिटीज़न। वो होता है कुछ लोगों के ज़ाती एक्सपीरियंस हो, या कुछ लोगों किसी दौर में ऐसा होता हो। मुझे ज़ाती तौर पे मैं 4 मुल्कों में रहा, मुझे कभी भी सेकंड क्लास सिटीज़न वाली फीलिंग नहीं आई। चार मुल्क स्पेशली में हमें जरा बता दें आप कौन से चार मुल्कों में आप रहे हैं, ताकि हम सिंगापुर सिंगापुर, कनाडा, कुवैत और यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अब आपका सेकंड होम हो गया ना जी, फर्स्ट होम हाँ हो जी। गया, बल्कि इनफैक्ट हुँ, सेकंड होम तो अब पाकिस्तान बन गया। जी, जी। तो सिंगापुर के बारे में चलते चलते दो तीन बातें मैं और जिक्र कर दूं। एक वहाँ पे रेफल्स होटल है जो देखने की जगह है, बड़ा खूबसूरत है। एक वहाँ पे बुकी स्ट्रीट है, वो बड़ा मशहूर इलाका है।
एक बड़े मजे की बात है कि जो खाना आपको मिलता है सबसे ज्यादा वैरायटी वो रेफल्स हॉस्पिटल की बेसमेंट में मिलता है। तो मैं अरे वहाँ पे वाह। बड़े 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 खाने खाए हैं मैंने। मैं सिंगापुर में एक्चुअली एक स्टेज पे एक ऑफिस खोलने लगा था, हम्म। और वो फिर कुछ मसरूफियात की वजह से खुल ना पाया। लेकिन मैंने सिंगापुर को बड़ा एक्सप्लोर किया हुआ, उसकी सड़कें, गलियाँ, वो जो जिसे आप कहते हैं कि हर एंगल से देखी हुई हैं। और सिंगापुर से पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया नहीं, क्या एक क्रूज जाता है मलेशिया, वो बड़ी ज़बरदस्त है। जिन लोगों ने उसको, या मलेशिया से आप सिंगापुर आ जाएं या सिंगापुर से मलेशिया, ये राउंड ट्रिप ले लें, वो बड़ा एक कहते हैं कि ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है जिन लोगों ने उस क्रूज को एंजॉय किया हुआ है। So it's a beautiful place by all means. Now we will say goodbye to Singapore, and we will say that after 2 years, you spent 2 years in Singapore, and which was the next stop, I spent 3 years, लेकिन one last thing for other people. please? मुझे नहीं पता, you have to verify current, लेकिन उस दौर में पाकिस्तानियों के लिए वीजा नहीं होता था। जी, उस दौर में हमारे नहीं होता था, मैं खुद भी इंडियन गया। भाइयों के लिए, इंडियन भाइयों को पहले वीजा लेना पड़ता था। बीइंग ए पाकिस्तानी, you just come there and you know get stamped on the airport. जी, आजकल शायद लगा दिया। न, अब का तो नहीं मुझे पता। अब वीजा ऑन अराइवल उस वक्त होता था, अब वो खत्म हो गया था, अब वीजा अच्छा, वो लेना खत्म पड़ता हो है। गया। अब वाह। वीजा है, मेरा ख्याल है कि सिंगापुर का दरमियान में तो था। मैं लास्ट टाइम जब गया हूँ वीजा लेके गया हूँ। होता वो ठीक। स्टिकर है, एक स्टिकर की तरह। एक मजे की बात ये कि उनकी क्योंकि एम्बेसीज भी नहीं है दी दुनिया में, तो एक स्टिकर आपको पोस्ट करते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वो स्टिकर आप अपने पासपोर्ट के ऊपर लगा लेते हैं, और फिर वो उसके थ्रू आप प्रोसेस होती ठीक। है। हांगकांग का भी तो पहले नहीं होता था। हांगकांग में मैं पहली बार एंट्री पे गया था, लेकिन बाद में जो है वो उन्होंने भी वीज़ा शुरू कर दिया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और वादे बस वो वफा ना हुए जो हमें दिखाए गए थे कि जी पासपोर्ट को बड़ी इज्जत मिलेगी। अभी तो हम खुद ही पासपोर्ट को इज्जत दे रहे हैं एक दूसरे के सामने बैठ के। कोई इंटरनेशनली तो कोई किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। खैर एनीवेज, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। सेकंड स्टॉप कौन सा था सर जी इसके बाद सेकंड सिंगापुर? स्टॉप था जी टोरंटो, कनाडा। तो मैंने वहाँ पीएचडी के लिए मैं जा रहा था, तो मेरे एक ऑस्ट्रेलियन बॉस थे सिंगापुर में। उन्होंने मुझे कहा कि स्टूडेंट वीजे पे मत जाओ। ये मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जो कि वैल्यू ऐड करती हैं आपकी लाइफ में। ये जी, वो मेंटोर्स होते हैं जिनके नाम भी आप बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, लेकिन दे ऐड अ ह्यूज वैल्यू इन योर लाइफ। तो नेवर नेवर स्टॉप लिसनिंग टू द पीपल हू हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो वो एक ऑस्ट्रेलियन साहब थे, उनका नाम रॉस क्विक था। उन्होंने कहा स्टूडेंट वीज़े पे मत जाओ, एज़ इमिग्रेशन अप्लाई कर दो, तो वहाँ पे तुम्हें स्टूडेंट के बाद काम करने में भी आसानी रहेगी। तो मैंने अपना एडमिशन था जो 1 साल के डेफ़र कर दिया, और फिर मैं 1 साल बाद इमिग्रेशन भी और एजुकेशन भी लेने के लिए मैं टोरंटो गया। इसमें एक लेसन मैं आपको बताऊँ, जो कि यूथ जो कि इस राउट को फ़ॉलो करना चाहती है, कि जब हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटियों में, तो 4-5 यूनिवर्सिटियों के लिए करना चाहिए। तो इसमें अगर आप कैटेगराइज़ करें तो कुछ लार्ज या वेल रेप्यूटेड हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटियाँ, कुछ मीडियम, कुछ लो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान से जब जा रहे थे उस आजकल तो आपको पता है कि वो अ, ग्रेड्स बहुत ज़्यादा लोगों के 100% भी आ रहे हैं। जी, लेकिन हमारा जो टॉपर उस ज़माने में होता था वो 79 पर, वो नंबर देते ही नहीं थे, हाँ जी। राइट? उस ज़माने में वो नंबर देते ही नहीं थे। इंजीनियरिंग में तो बड़े खींच के मिलते थे नंबर हम हाँ, लोगों को। हाँ। तो आजकल तो वो मतलब 99% भी लोग ले रहे हैं। अच्छा, तो वो ये मेरे लिए अभी नहीं, इंफॉर्मेशन है। अभी ये पाकिस्तान में मेरी मेरी भांजी है। जी, उसने मैट्रिक में 1100 में से जब 11। मैट्रिक वगैरह में हैं वो ऐड हुए हैं ना इस दफा, एक उन्होंने वो लीनियन मार्किंग भी की है ना कोविड की वजह हाँ से, जी, तो काफी हाँ बच्चे जी, फुल नंबर ले गए हैं। हाँ। तो बहरहाल, लेकिन मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है, मार्क्स हाँ, देने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही शेयर करना चाह रहा था लर्निंग, कि ये कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। सो तो जब आपने ये मैंने कहा कि एक वक्त में 4-5 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें, 2-3 हाँ, टॉप की हों और 2-3 एवरेज सी हों, हाँ जी, ताकि कहीं ना कहीं आपका काम बन जाए। अच्छा हाँ। उमर, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया था खर्चे के लिए? आपका कितना खर्चा आया उस जमाने में पीएचडी के लिए? और क्या आपको नौकरी छोड़नी पड़ी वो पीएचडी करने के लिए? जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं एडमिशन का बता दूँ, तो जब चूँकि मेरे मार्क्स जो थे इतने परसेंटेज में इतने अच्छे नहीं थे, ऑल्दो आई वाज़ इन टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, लेकिन मार्क्स इतने परसेंटेज में मेरे ख्याल है 75% थे शायद, सभी के इतने 70। की थे यार हम लोगों के। हाँ, हाँ। तो बहरहाल वो जब अप्लाई किया तो मैंने 4 जो है ना वो मीडियम एंड लो कैटेगरी की कंपनियों यूनिवर्सिटियों में किया, और सिर्फ़ एक जो थी ना वो मैं समझ कहते हैं ना कि बिल्कुल तुक्का लगा दिया, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो थी।
एंड ये सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि उन 4 में से 4 जो मीडियम एंड लो थी, 3 ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, 1 ने मुझे ऑफर किया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने मुझे ना सिर्फ एडमिशन दिया, बल्कि उन्होंने मुझे फुल स्कॉलरशिप भी ऑफर की। ग्रेट। तो वो लर्निंग ये थी कि जो छोटी यूनिवर्सिटियां हैं, वो देख रही होती हैं सिर्फ आपके ग्रेड्स, क्योंकि उन्होंने बंदे दाखिल करने हैं, इंजीनियर बनाना है या उनको डिग्री देनी है और निकालना है। ये बिजनेस है। जो कि लार्ज यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे एमआईटी है अमेरिका में, या टोरंटो है कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मैगिल है, ये फ्यूचर लीडर्स पैदा करने के लिए भी अपना रोल किरदार अदा करते हैं। तो ये देखते हैं कि अगर आपकी स्टोरी क्या है, अगर आपकी, जैसे मैं अपनी जिंदगी में पहला बंदा था जिसने इंजीनियरिंग की, पहला बंदा था जिसने एफएससी के बाद इंग्लिश में फुल एजुकेशन हासिल की, पहला बंदा था जो मुल्क से बाहर गया और जॉब की। तो दे सी योर प्रोफाइल, दे लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी, कि आर यू अ चेंज एजेंट, आर आप जिंदगी में जो चीजें आपको दी गई हैं उससे बढ़ के आपने कुछ अचीव किया है कि नहीं किया। तो दे फैक्टर दैट इन अलोंग विद योर ग्रेड्स, सो दे गिव चांस टू दोज पीपल, दे बिलीव कि ये सिर्फ डिग्री नहीं है, ये ऐसे लोग ऑलरेडी यहाँ तक आते हुए इन्होंने इतना अचीव किया है, तो व्हाई नॉट गिव देम मोर चांस। कितना टाइम लगा आपको पीएचडी अपनी मुकम्मल करने में, कितने साल लगे आपको? जी, मैं उससे उससे पहले मैं, आपने कहा कॉस्ट का, तो कॉस्ट में भी मैं ये बता दूं कि जब आप पीएचडी करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है मास्टर्स। जी। वो बेसिकली पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम होता है, तो 2 साल का वो होती है मास्टर्स, और बाकी 3 साल की पीएचडी होती है। तो मास्टर्स लेकिन भी आपने टोरंटो यूनिवर्सिटी से ही किया? टोरंटो से ही किया। फुल 5 ईयर प्रोग्राम आपने अप्लाई किया, यानी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है, कोई किसी किस्म की अगर कोई वो अचीवमेंट करते हैं तो यूनिवर्सिटियों से कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, कि उनको मास्टर्स प्लस 3 ईयर आगे जो है वो उनको हाँ। कंप्लीट प्रोग्राम मिल जाए। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें शेयर। उसमें भी मैं लर्निंग शेयर ये करता हूँ कि 2 तरह के मास्टर्स होते हैं, एक होती है मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जी। एक होती है मास्टर्स ऑफ साइंस। जी। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो हमें चूंकि इतना पता नहीं था, ये अमेरिकन डेजिग्नेशंस हैं, दूसरे कंट्रीज में शायद ऑस्ट्रेलिया या यूके में जी। स्लाइटली डिफरेंट होंगे और मे बी सेम होंगे। जी। मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो है, ये नहीं पता था। मैंने किसी से पूछा कि भाई ये क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा यार इंजीनियरिंग इज ऑलवेज बेटर देन जस्ट अ साइंस डिग्री, तो तुम इंजीनियर हो तो तुम इंजीनियरिंग में ही करो। तो मैंने डेफिनेटली। इंजीनियरिंग में किया, और जब मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि एंज जो है मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग में आप पे करते हो, ये इट्स ए काइंड ऑफ इवनिंग प्रोग्राम, इट्स एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, you already have a degree and you want a part-time, kind of a diploma to show to your employer and get some benefits, जी। or maybe add more skills in your portfolio, कि जी मैं बैचलर्स की हुई है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ किसी कंपनी में, लेकिन मैं कंट्रोल्स में, ऑटोमेशन में, या आजकल डेटा साइंस में कोई एडिशनल स्किल्स लेना चाह रहा हूँ जो कि मेरी जॉब में हेल्प करेंगे। तो जी। यू डू एन एमएच बिकॉज इसे बाय कोर्स प्रोग्राम, और एंड पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, या जिसको रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं, वो एक रिपोर्ट होती है, वो लिखनी होती है, वो आप अपनी कंपनी में भी कर सकते जी। हैं। लेकिन इसमें आप पे करते हैं, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, इसके साथ लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन एमएस जो होता है, इस बेसिकली प्री स्टेप फॉर ए पीएचडी। और पीएचडी ज़ाहिर है मास्टर्स होगा तो पीएचडी होगी। हाँ, तो वो बेसिकली दे पे यू बैक, द यूनिवर्सिटी पेज यू, it's a funded research. University is not giving you any funds. Basically, you have to convince a research organization, कोई कंपनी हो सकती है, कोई पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी हो सकती है, जिनको आप बिजनेस प्रपोजल देते हैं कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूंगा, और फिर वो आपकी प्रपोजल को अवॉर्ड करते हैं कि भी ये लुक एट देम, और कुछ सजेशंस देते हैं। जब वो एक्सेप्ट हो जाती है तो देन आपको कहते हैं जी कि ये बंदा मास्टर्स में एमएस में आ गया। तो जी। उसमें वो दे पे यू बैक बोथ लिविंग एक्सपेंसेस और फीस, और काफी उसमें ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी। तो मैं पहले एमएच में गया, और फिर वहां जाके आफ्टर 3 मंथ्स मैंने चेंज किया उसको, और जो कि वेरी डिफिकल्ट था, लेकिन पहले सेमेस्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, और मैंने बिजनेस प्रपोजल बड़ी अच्छी बना के दी रिसर्च के लिए, तो वो एक्सेप्ट हो गई। तो मुझे उन्होंने एमएस प्रोग्राम में शिफ्ट कर दिया। तो लेकिन हाफ वे थ्रू एमएस प्रोग्राम आई डिड चेंज माय माइंड, आई रियलाइज कि वो बहुत ज्यादा लैब वर्क था उसमें, वो बायो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, ऑल्दो उसमें मुझे मजा बहुत आ रहा था, लेकिन वो लैब वर्क इतना था कि मुझे लगा कि मेरे असल स्किल्स जो लाइफ में है
वो है पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। मैं बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस एंड मेक सेंस आउट ऑफ इट। तो वर्सेस मैं 8-12 घंटे जो है लैब वर्क करूँ अकेला साइलेंस में, तो मुझे लगा कि ये एरिया ऑल्दो आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, इट्स नॉट द लाइफ आई वांट टू लिव। तो ये भी एक लर्निंग है जो हमारे कंट्री में नहीं है कि बच्चों को मेंटरिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है। हम्म, कि लाइन सेलेक्ट करने से पहले, जैसे अब मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो हम्म, मैं उसे कह रहा हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट अ लाइफ ऑफ एन इंजीनियर? यू नो, लेट मी फाइंड यू ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट यू वांट टू बिकम, स्पेंड अ डे विद देम और सी कि उनका दिन क्या होता है, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस क्या होती हैं। तो इफ यू वांट टू लिव दैट लाइफ, देन यू शुड बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एवेल्युएट समथिंग एल्स। तो ये उमर, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी दुनिया सिमट गई है। मैंने इसका नाम रखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब। तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाके अप्लाई करेंगे ना, हाउ इज अ डे इन द लाइफ ऑफ हाँ, सॉफ्टवेयर यू राइट, इंजीनियर, यू राइट। तो आपको आपके मेरे जैसे को 50-100 वीडियोस नीचे मिल जाएंगी। ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा, छोटी बड़ी हर तरह की। तो ये एक बड़ी आसानी हो गई है और इसीलिए हम इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, एडवांटेज भी ले रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से पीएचडी हो गई, अब आपकी बात को नहीं जो सर, पीएचडी मैंने क्विट कर दी। आई 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 मैंने मास्टर्स लेके मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब ऑफर मिल गई, क्योंकि कनाडा में मैं एक बड़ा एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैंने बताया पाकिस्तान में मुझे सॉफ्टवेयर का बड़ा शौक था। जी, तो मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे तकरीबन 5 मेरे सीनियर थे और मैं उनसे 4 साल जूनियर था, जी, एक ही घर में। वो पाँचों के पाँचों जो थे ना आईटी की डिग्री ले रहे थे। ये ज़माना है 99 2000 Y2K का ज़माना है, हर चीज़ कंप्यूटर है। सही, और अगर आप ओरेकल की डिग्री कर लें और आप जनाब एकदम कैलिफोर्निया जाके 70K की जॉब, 70,000 अ ईयर की जॉब वो मिलती थी उस ज़माने में। जी, तो 3 महीने का डिप्लोमा करें और मैंने वहाँ पे इवनिंग में ओरेकल पढ़ाना शुरू कर दिया। गुड, तो ये लोग जो थे, जो मेरे सीनियर थे, ये डिग्रियाँ कर रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं तो इधर केमिकल इंजीनियरिंग करने आया हूँ। तो बल्कि एक एक मेरे पास एक लिखा होता था फ्रेज़ लाइफ़ का कि किसी कहाँ से मैंने कोट किया था कि द बिगेस्ट थ्रेट टू द लीडर्स कैरेक्टर इज़ अनफिनिश्ड इनिशिएटिव्स, अनफिनिश्ड जॉब्स। तो ज़िंदगी में जो भी काम शुरू करो, उसको पूरा करो। सही, तो बहरहाल मैंने कहा जी मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने आया हूँ और मैं आईटी मेरा शौक है, वो फ्लर्ट मैं करता हूँ वो हमेशा करता रहूँगा, लेकिन आईटी को मैं एज़ अ करियर नहीं बनाना चाहता। हम्म। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे रात को एक दिन मैं लैब से आप निकला आज तो आपसे पूछें कि वाज इट द राइट डिसीजन? अगर आपने एमसीएस कर लिया होता, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या समथिंग, कोई सॉफ्टवेयर के कोर्सेज करके सॉफ्टवेयर की तरफ डाइवर्ट हो गए होते या कि आईटी की साइड पे, तो क्या आप ज़्यादा मुतमईन और अमीर होते? अमीर तो खैर कोई क्राइटेरिया नहीं है खुशी का, ये एक बैलेंस्ड है, इकिगाई आपको मिल गया होता, या कि अभी ज़्यादा ठीक रहे? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि मनी हो सकता है ज़्यादा होती। वैसे तो ऑयल इंडस्ट्री में इतना पैसा जब तक मैं कर रहा था अभी भी है, कि बल्कि अभी मैंने टेस्ला में इवैल्यूएट किया, मुझे ऑफर भी हुई उधर से। टेस्ला इज़ ए अपकमिंग बिज़नेस, लेकिन वो सैलरी मैं आपको बताऊँ कि 60% ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग टुडे। तो ऑयल इंडस्ट्री पेज़ यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स इफ यू आर लकी टू गेट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि आपने कहा सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, जी, मुझे लगता है कि वो जो ऑयल इंडस्ट्री का टेंजिबल फैक्टर है कि यू मेक मेगा प्रोजेक्ट्स एंड व्हेन दे स्टार्ट अप, यू नो, यू सी द वैल्यू जी। बीइंग एडेड, तो मुझे वो बड़ा मज़ा आता है जो मुझे आईटी में लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उमर, अगर कोई केमिकल इंजीनियर आपसे मेंटोरशिप लेना चाहे, तो क्या आप अपना ईमेल एड्रेस या कोई ऐसी चीज़ बताएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली मैं नंबर तो नहीं आपको कहूँगा, वो तो बहुत फिर लोग बेतुका फ़ोन करते हैं। क्या आप कोई ऐसा हो सकता है कि आप कोई ईमेल या तो बाद में जनरेट कर दें या कोई एग्जिस्टिंग ईमेल दे दें कि उसमें फ़िल्टर आउट होके आप उन लोगों की मेंटोरशिप कर सकें? क्योंकि फिर वही है, हमारे चैनल का जो मकसद है वो तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाना है। तो हुँ। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? कुछ ऐसी चीज़ नहीं, आप ये बिल्कुल है और ये मैं लेट्स वर्क ऑन इट ऑफलाइन, मे बी ये फेसबुक पेज, आपके पेज पे ही मेरा एक छोटा-सा हो, ज़रूर, ज़रूर, मैं लिंक लगा दूँगा, ठीक है? आप बनाएँ। हाँ, मैं अपने यूट्यूब के ऊपर भी उसको कर दूँगा, अपने फ़ेसबुक पे भी कर दूँगा, ट्विटर पे कर, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कर and दूँगा। not only for chemical, any type of engineers, you know, if you want to have an engineering career, even software engineers,
I do mentor a lot of mechanical engineers, civil engineers, electrical engineers. As a manager in Chevron, मेरी कंपनी में मेरे अंडर जो है तकरीबन ऑल टाइप के इंजीनियर्स काम करते हैं. तो डोंट वरी कि आप सिर्फ केमिकल इंजीनियर ही हैं तो तभी आप मुझसे बात करेंगे. आपका एक और वादा भी था हमसे जो आखिरी ट्रिप पे हुआ था, आपने मुझे ये कहा था कि मैं और भी जो ये अच्छी फील्ड के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या दूसरे हैं, उनको मैं कनेक्ट कराऊंगा. वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब इतना टाइम निकालें और हमें इंटरव्यू दें, हम ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हैं. यानी क्विक इंट्रो करके एक प्रोग्राम रख सकते हैं जिसमें आप और मैं, हम दोनों एक तरह से होस्ट हो जाएं. मैं यहाँ से होस्ट हो जाऊँ, आप वहाँ से, चूंकि आपके दोस्त हैं या जानने वाले हैं, उन गेस्ट को हम बुलाएं जैसे हम आज इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक से ज़्यादा को बुलाएं और उनके क्विक इंट्रो छोटे छोटे दें. और वो जो सो आप बनाना चाह रहे हैं ना फेसबुक पेज, वो उसमें एक, मैं ये देखें, मेरी ख्वाहिश क्या है, मुझे बात समझ नहीं आती कि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेते हुए ब्रिज क्यों नहीं लोग इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं. बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं. पुराने वक्तों में तो यार, हमारे टाइम में तो फोटो कॉपियाँ चलती थी, और फोटो कॉपी अच्छी खासी उस जमाने में 8 आने 12 आने, मुझे अब याद नहीं है, अच्छे भले पैसे बन जाते थे, और वो आम आदमी अफोर्ड नहीं करता था. आज आप सस्ता सा मोबाइल भी 10-12 हज़ार का कोई सेकंड हैंड भी जाकर ले लें, तो आप यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं दुनिया में कहीं भी. और वो इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाए, क्योंकि देखिए मेंटोरशिप के लिए भी एक फिल्टर होगा. ये नहीं है कि एवरीबॉडी के जो फारग बैठा है आपका टाइम खाए, कि वो अपना रिजल्ट, अपनी आईडी, अपनी डिटेल भेजे, वो इस काबिल भी है कि उसे मेंटोरशिप की हम्म. ज़रूरत है. जी 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 जी. तो वो मैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो रोल भी अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए. क्योंकि देखिए, मैंने आपसे ऑडियो पर भी यही बात कही थी कि वो बल्कि आपने मुझे भेजा मुस्तनसर हुसैन साहब का जो लिखा हुआ हाँ. था, कि उसका जो क्रक्स था वो ये था कि बाहर से लोग आते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है. तो जो भी किया जा सकता है, लोगों को अकल दी जा सकती है, लोगों को शऊर दिया जा सकता है. यार, यहाँ से जो बंदा कैनेडियन इमिग्रेशन लेके जाता है, उसमें तो इतनी भी सेंस नहीं होती कि वो कौन सा एरिया चुने रहने के लिए. हम्म. यस. और अमेरिका भी कई लोग आते हैं तो वो हाई टैक्स स्टेट्स में चले जाते हैं, कि एडवांटेजेस और हाँ. डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन सी स्टेट में हमें हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट बेहतर मिलेगी. तो बिल्कुल अगर ये सही कह. चीज़ें उधर रहने वाले लोग, आप जैसे लोगों को गाइड करें. मैं ये नहीं चाहता कि हर चीज़ के अंदर मैं खुद ही आऊँ, मैं कनेक्ट कर दूँ और वो खुद भी चलता रहे सिलसिला, वो पौधा दरख्त बनता रहे, मुझे बड़ी खुशी होगी. तो आपने एमएससी के बाद जो है, आपने, कंपनी ने आपको ऑफर दी और आपने ऑफर ज्वाइन कर ली. मैंने कैलगरी में जाके, एक डिफरेंट सिटी में जाके एज ए कैलगरी, प्रोसेस इंजीनियर जॉब शुरू की. टोरंटो से कितना फासला है कैलगरी का? वो तो बड़ा दूर है टोरंटो से वो मेरे ख्याल बहुत दूर है, तकरीबन से. दूसरा कौन चार है? पाँच घंटे की फ्लाइट है. हाँ जी, वही मैं, जहाँ तक एज फार एज आई हाँ. अंडरस्टैंड कनाडा, तो बड़ा हाँ. फासला है. वो ईस्ट एंड वेस्ट है. जो अच्छा. टोरंटो है वो ईस्ट में आता है, वो वेस्टर्न कनाडा में आता मैंने है. भी सुना वहाँ ज्यादा पड़ती है कैलगरी में, कि एक जितनी. कैलगरी में बर्फ कम पड़ती है लेकिन सर्दी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे मॉइस्चर कम है, तो द अमाउंट ऑफ स्नो फॉलिंग इज लेस. हाँ, लेकिन द कोल्ड डेज आर मोर देन टोरंटो. अच्छा. तो कैलगरी में कैसा आपको डिफरेंस लगा टोरंटो से? जब आप कैलगरी पहुंचे तो आपको. कैलगरी उस वक्त तो बड़ा स्लीपी टाउन था. ये मैं बात बता रहा हूँ 2001, नवंबर 2001 में मुझे जॉब मिली कैलगरी में. और वो बड़ा छोटा टाउन था उस वक्त. मुझे याद है, आई हैड टू एक्सप्लेन. 9/11 अभी सिर्फ हुआ ही था, तो पाकिस्तान इज वर नॉट फेमस एट लीस्ट एट दैट पॉइंट. तो ऑल आई तो हैड टू पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं था उसे लेना 9/11 देना. से. आई नो इट, आई नो इट, आई नो. लेकिन लेकिन जो है उसके बावजूद भी बस वो. Pakistanis, the two nations that had to pay for that was Afghanistan and Pakistan, who had nothing to do with that thing. हाँ जी, करने वाले तो कोई और थे, करने भरे वाला किसी. कोई और. हाँ. 12. तो उस वक्त मैं जब गया तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि पाकिस्तान क्या है, किधर है, और इज इट, और मोर स्पेसिफिकली यू हैव टू एक्सप्लेन कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. People usually say, oh, is that part of India? No, it is not. Now दुनिया में इतनी शोहरत हो गई है हमारी कि अब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान क्या है और कहाँ है, एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन अब जाता हूँ मैं कैलगरी. अगर आप आज के कैलगरी में जाएं तो वहाँ इतने पाकिस्तानी हैं और प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी खासतौर पे इंजीनियरिंग के प्रोफेशन. इतने पाकिस्तानी हैं कि आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के किसी शहर में आ गया. उतने पाकिस्तानी इंजीनियर एक शहर में आपको लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में शायद नहीं मिलेंगे.
जितने पाकिस्तानी इंजीनियर्स आपको कैलगरी में मिलेंगे। तो आप वेलकम करें ना उनको, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को। आप कोई ऐसा फोरम उनके साथ मिलके बनाएं कि जिसपे उनके लिए नौकरियों के लिए आसानी हो, इमिग्रेशन के लिए आसानी हो, जो यहाँ से कनेक्ट हो सके आप लोगों के साथ में। फिर वही जैसे आपने भी बयान हम्म, किया था कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान से अगर एक बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग करता है, उसकी ख्वाहिश है कैनेडियन इमिग्रेशन लेने की, तो कोई फोरम ऐसा वहाँ बनाए उमर कि वो आप लोगों से उस कैसे जॉब में अप्लाई कर सकता है, कोई पूल मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, और उसको पता हो कि मेरे चांसेस टोरंटो में ज़्यादा हैं, कैलगरी में ज़्यादा हैं, या किस टाउन में ज़्यादा हैं। जैसे आपने कहा ना कि बिल्कुल। इंजीनियर किसी भी बरादरी का हो, तो मैं उसको गाइड करने की पोजीशन में हूँ। तो आप हम्म, अकेला जो है ना वो कितना भी कर लेंगे। मैं वही बात जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रेन स्टॉर्म जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम करें उन लोगों को बैठा के, आप इंडिविजुअल लेवल के भी उसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकती हैं। कोई ईमेल एड्रेस रख सकते हैं, कोई फेसबुक का जैसे आपने बात की। नहीं जवाब, दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज अ ग्रेट आइडिया। आप फर्टाइल माइंड के रिसोर्सफुल आदमी हैं, तो जजाकल्ला। you give a lot of good ideas, so inshallah this has been in my mind for a long time, लेकिन I think time has come, since it has come from you, आई विल because कीप I, ऑन पुशिंग यू टिल यू डू इट, टिल यू शो मी सम रिजल्ट्स। बिकॉज inshallah, मुझे जैक कैनफील्ड की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो जब भी एंड करता है वो कहता है टेक एक्शन एंड टेक एक्शन नाउ। तो बात yes, ये है कि बाकी अदरवाइज थॉट्स का तो फायदा ही कोई नहीं ना, अगर उसको हम्म, हम गोल्स में कन्वर्ट नहीं करते और फिर फोकस करके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तो वो तो बात आई और चली गई। तो आपके साथ मेरा जो कनेक्ट होने का मकसद ही ये था कि देखें, भलाई को हमने फैलाना है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने किसी भी कीमत में पाकिस्तान को उठाना है। और अगर हम उठा पाए या ना उठा पाए, मैं एक छोटी सी यहाँ पे कोट कर दूंगा मोटिवेशनल, वो सही है या गलत है आई डोंट नो, बट इट टच्ड माय हार्ट। कि एक आदमी था किसी गांव में चाइना के, तो उसने कहा कि इस इलाके में ना धूप नहीं आती है, जो बहुत सारा खेत है हमारे, ये इस पहाड़ की वजह से धूप नहीं आती। तो उसने ना, वो हमारे जैसा था ना पागल, उसने उसको तोड़ना शुरू कर दिया पहाड़ को। तो लोग उस पर हंसने लग पड़े। उसने कहा तुम्हारी तो जिंदगी निकल जाएगी, ये नहीं टूटेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब मैं खत्म होऊंगा तो मेरा बेटा वहां से शुरू हो जाएगा, और जब खत्म होगा तो उसका बेटा वहां से शुरू होगा, एक दिन हम इसको तोड़ के छोड़ेंगे। तो बात ये कि तब्दीली ना तो नाचने से आई, ना गानों से आई, ना किसी और चीज से आई। मैं खुद बड़ा इस पे, क्या हम में तब्दीली आई है? मैं, मेरा दिल करता है मैं लोगों से पूछूं हमने क्या किया तब्दीली लाने के लिए। सही बात अमेरिका की बात हम करते हैं, चंद सवाल आपसे मैं पूछूंगा। एप्पल सरकारी कंपनी है, है, नो, फोर्ड सरकारी कंपनी है, नो, ठीक है। अच्छा जी, एचपी सरकारी कंपनी है। no, आपकी जो जिस पे अमेरिका खड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट सरकारी कंपनी है। फेसबुक सरकारी, अब पीछे चले जाते हैं, फोर्ड सरकारी कंपनी थी। वॉल्ट डिज्नी सरकारी कंपनी है। तो हम्म, मैं यहाँ पे लोगों को कहता हूँ कि नौकर माइंड फ्रेम लेकर आप कभी भी आप मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। बिल्कुल अगर सही आपने कहा। मुल्क को तरक्की देनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके नीचे मशरूम ग्रोथ होगी, छोटे छोटे हम्म, इंडिविजुअल छोटे छोटे बिजनेसेस की, जो सपोर्ट देगा उस कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो हम्म, बहरहाल खैर, ये तो कल्चर चेंज की बात है, लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मैं क्यों करवाना चाहता हूँ कि हम्म, हम देखें, हमारे पास कोई टीवी चैनल नहीं है। हम हमारा यही हमारा टीवी चैनल है कि इस पे अगर फर्ज करें आप अमेरिका की 4 स्टेट से या 6 स्टेट से सक्सेसफुल लोग ले आते हैं, और वो लोगों को 10 अकल की बातें बता देता है, तो अगर एक आदमी की जिंदगी भी तब्दील हो जाती है उससे, तो मैं समझता हूँ हमारे पैदा होने का हक अदा हो गया है। एक बिल्कुल खानदान सही की कहा, पंजाब, बिल्कुल और सही कहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं आज की इस इंटरव्यू के दौरान या आज की इस डिस्कशन के दौरान एक बात कहूंगा कि 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, नॉट उमर सलीम से, 1 करोड़ पाकिस्तानियों से, कि आप आते हैं और वही मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब वाला आप ड्रामा करते हैं, वहां तो ऐसे होता है, वहां तो भाई इधर किसने करना है? बाहर आप गए सर हैं। आप एक शेर फैज अहमद फैज का आप अक्सर शेयर प्लीज, करते हैं अपने प्लीज, फेसबुक पे कि शिकवाए जुल्मते शब से तो बेहतर था, सर ग्रेट। शिकवाए जुल्मते शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। तो आई एग्री विद यू कि हमें हमेशा ये सोचना, मैं अभी पाकिस्तान आया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा क्या रिएक्शन है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, तो मैंने कहा यार मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, मैं क्या दे सकता हूँ। दैट्स द पॉइंट। ये मत सोचो कि मुल्क ने तुम्हें क्या, देखो जी, मुल्क ने तो इक्विप करके, मैं ये कहूंगा, उमर सलीम भी और सामने मैं भी बैठा हूँ, हमने जी 6,000 के 5,000 में, जिनमें 1,500 फीस होती थी यार सर हमारे मैं जमाने में। अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पे
हर हाँ, बच्चे के लिए $50,000 a year, सर अब मतलब यहाँ भी 4 साल। पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटियों का पता वही हाल हो चलता है हमें गया। भी। फिक्र ना अच्छा करें, अच्छा। आप तो कमाते भी डॉलर हैं, हम हाँ, रुपयों हम तो। में जब डॉलर बना कर देते हैं ना तो हमें भी फीस देते को पता चल जाता है। तो हम्म। मैं हम 6,000 में हमें पाकिस्तान ने इंजीनियर बनाया। मैं पूछता हूँ कि हम दोनों ने क्या किया पाकिस्तान के लिए। सही हम बात। खड़े हो जाते हैं, हर बंदा खड़ा हो जाता है जी मुल्क ये है ये है ये, नहीं यार हम सर, भी। गुड न्यूज जवाद भाई, गुड न्यूज ये है कि आई नो मेनी पाकिस्तानीज हु आर कैपेबल and willing तो फिर to do ऑनलाइन कमिटमेंट to करें ना। do to do what you are doing. What is missing so far has been a facilitator सर who give them a platform. So आजम, inshallah I will become that common pin. आप अभी हमारे साथ ऑनलाइन वादा करें कि आप हमारे इंस्टीट्यूट का अमेरिका चैप्टर के हेड बनेंगे, आप हमें बंदे ढूंढ कर देंगे, मैं उस वीडियोस में हूं ना हूं, आप रिकॉर्ड करके मुझे खुद भेज दें, मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं अपनी शक्ल दिखाने का, मुझे मुल्क को मैं ये कहता हूं कि दुनिया, देखिए वी ऑल विल एंड अप डस्ट इन डस्ट। हम सब ने, इंसान कंक्लूड तब होता है जब वो कब्र में उतारा जाता है, फिर पता चलता है कि वो क्या है। अगर हमने जिंदगी में कुछ ना किया किसी के लिए, देखो यार अपने लिए तो जानवर भी खाता है, जानवर भी रिप्रोड्यूस करता है, खाना खाता है, सोता है, बहुत सारे अमल हैं। इंसान को मैं, जो मैं थोड़ा सा उस रिलीजन की साइड पे जा रहे हैं, Please. जो मैं कंक्लूड कर पाया हूं ना कि टोटल इंसान ने जज क्या होना है, अल्लाह ने ये फरमाया कि मैंने एक सुपीरियर ब्रीड बनाई है और इसको सजदा कर। इबलीस ने कहा भाई मैं नहीं करता, ये इंफीरियर है। अब जो ये साबित कर दें कि वो सुपीरियर हैं, वो अल्लाह की पसंद के बंदे हैं। बाकियों को भी अल्लाह माफ करे, मैं उनके बारे में बात नहीं करता। आप दूसरों के लिए कुछ करें, ऐसा कुआं खोदें जिसका पानी आपने नहीं पीना। मेरे किसी बच्चे ने अमेरिका नहीं जाना, मेरा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, हमने जाना होता तो मैं बड़े आराम से जा सकता था। बिजनेस हमने को खोला कभी तो जाएंगे, वरना नौकरी करने नहीं जाना किसी ने। मैं अपने लिए नहीं कर रहा ये, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा ये चैप्टर कि मैं उसमें से मुझे को फायदा हो जाए। मुझे कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये फायदा मेरे मुल्क का फायदा, मेरा फायदा है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे पासपोर्ट को इज्जत नहीं दिला सकी तो कम से कम हम तो कोशिश करें अपने पासपोर्ट को इज्जत दिलाने की। हम तो उस पागल बाबे की तरह तोड़नी शुरू करें, वो जो सामने एक चट्टान करप्शन की खड़ी है। हम्म। अगर अगर रियासत मदीना वो नहीं बना सके तो हम तो कोशिश करें ना। हम तो कोशिश करें, उसने कोशिश तो की, बार कोशिश नहीं की तो बात तो की उसने। बात तो की, चलो हमें उसने कुछ ना कुछ कहा तो सही कि यार कुछ चेंज करें, तो हम बना लेना। हम लोग 25 करोड़ पाकिस्तान में, 1 करोड़ बाहर हैं, और वो ब्यूटीफुल। 1 करोड़ जो है वो भारी हैं इन 25 करोड़ पे। हम्म। क्योंकि देखिए जी। आप वहाँ बैठे वहाँ के सिस्टम्स को समझते हैं, आप वहाँ बैठे वहाँ की दुनिया को समझते हैं, आप वहाँ बैठे हुए वहाँ के निज़ाम को समझते हैं जिसे हम नहीं समझते। हम्म। और ब्यूटीफुल। अगर आप वो चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैं आपको, मैंने भेजा भी था लिंक के, मैंने पहले भी बड़ी कोशिश की कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग पाकिस्तान में आए। डॉक्टर फाज के साथ हमने बात की, हमने रिजवान रशीद के साथ, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं, कनाडा में चलाए हैं, इंग्लैंड में चलाए हैं, अमेरिका में चलाए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं यही बात कहता हूँ कि आप हर तरह से यहाँ कनेक्ट हों, आप फैसलाबाद आएँ, आप सियालकोट आएँ। मैं यहाँ से भी कोशिश करूँगा कि नंबर आप लोगों को ऑनलाइन लोगों के आपस में कांटेक्ट करा दूँ बगैर किसी गर्ज के। यार एक्सपोर्ट बूस्ट करें जिस तरह भी हो सकती है। अगर आपने ठीक। इन्वेस्टमेंट करनी है, आप आएँ पाकिस्तान में, जॉइंट वेंचर्स करें, पहले स्टडी करें, अपनी जिम्मेदारी पे उसको समझें, जब वो समझ में आए फिर ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो हम पहुँच गए सर टोरंटो तक, टोरंटो से हम पहुँच गए कैलगरी, कैलगरी से फिर हम न्यूयॉर्क कैसे पहुँचे सर? कैलगरी से हम कुवैत चले गए। कुवैत, अच्छा। कुवैत में मेरे एक पाकिस्तान में एक साहब मेरे वालिद साहब को कहीं पे मिले। उन्होंने कहा जी मैं कुवैत में होता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा मेरा बेटा तो बिल्कुल ही अंग्रेज हो गया है, ओह! उसको आप कुवैत में बुलाएं। अपने पास बुलाएं। तो बिल्कुल वापस आप कह वापस सकते, मुसलमान करें जी। आपस मुसलमान करें, वरना तो वो तो शादी भी वहीं पे कर लेगा और उसका ये सिलसिला हो जाएगा। तो वो बिल्कुल रैंडम ऑन द रोड मुलाकात अगर आप कह सकते हैं ना कि अल्लाह के कुछ होते हैं कोई। तो वो साहब जब कैलगरी में आए, वो कैनेडियन पाकिस्तानी थे जो कि कुवैत में जॉब कर रहे थे, अच्छा। और उनकी बेटी की शादी थी जिसके वो कार्ड छपवाने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे और कुछ ज़ेवर वगैरह खरीदने के लिए गए हुए थे। तो वो मेरे वालिद साहब का चूँकि प्रिंटिंग प्रेस था, तो वो हुँ, उनसे मिले। तो उन्होंने जब वो उनका एड्रेस देखा कैलगरी का, तो उन्होंने कहा यार मेरा बेटा वहाँ होता है, हुँ, आप उसको थोड़ा गाइड करें लाइफ में। वो जब कैलगरी आके मिले तो वहाँ पे उस ज़माने में एक, आजकल तो वो ऑर्गनाइज़ेशन इतनी बड़ी हो गई है कि आप हैरान रह जाएँगे।
लेकिन उस जमाने में पाकिस्तानी कैनेडियंस एसोसिएशन पीसीए के शुरू के लोगों में थे हम, और मैं उसके प्लेटफॉर्म से स्पीच कर रहा था। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है, तो मैं उसमें एक स्पीच कर रहा था, तो वो साहब आके बैठ गए और उन्होंने देखा कि उमर साहब तो काफी पॉपुलर आदमी है। तो कहते हैं आपके वालिद कहते हैं आप तो किसी पाकिस्तानी को जानते नहीं है, और आप तो अंग्रेज हो गए हैं, और आप तो बिल्कुल। मैंने कहा जी वो आते ही नहीं है इधर, तो वो आए तो उनको समझ आए। बहरहाल वो जब कुवैत वापस गए तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर वहां से भेज दी कुवैत के लिए, विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग। तो मैं बड़ा शशोपंज में था कि मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। तो बहरहाल वो जिन लोगों से मशवरा किया उन्होंने यही बताया कि उमर साहब अगर आपने नहीं जाना तो आप हमें भेज दें। तो क्योंकि उसमें क्या वहां पे आपको शायद अट्रैक्शन क्या थी, टैक्सेस कम थे, अट्रैक्शन ये होती है कि ज्यादा थी? अगर आप वेस्टर्न पासपोर्ट जो कि अमेरिकन ब्रिटिश, ये बड़ी एक रेसिस्ट सी बात मैं बताने लगा हूँ आपको, जो कि फेयर नहीं है, बट इट इज मेरे व्हाट इट तो इज। इल्म में है, लेकिन मैं चाहूंगा आप खुद बताएं सबको। इट इज व्हाट इट इज। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इसको कुछ कह नहीं रहा। वो ये है कि मिडल ईस्ट में आज भी एक ही जॉब है। वहां पे एक जॉब पे मेरे एक जानने वाले थे, वो पाकिस्तान से तकरीबन मेरे ही साथ ग्रेजुएट हुए थे, यूईटी से, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। जी वो मुझसे 1/3 सैलरी लेते थे, और मैं बीइंग ए कैनेडियन उनसे 3 गुना ज्यादा सैलरी लेता था। और जी। वही एक ही जॉब कर रहे थे हम दोनों। हाँ जी, उन्होंने कैटेगरीज कोई बनाई हुई है कि हाँ आपका जी। पे चेक जो है उस कैटेगरी के आपका पे मुताबिक। चेक जो है वो जो पासपोर्ट के हिसाब से डिफाइन होता है जी, सेम विद कि द अरामको एज वेल, अरामको में भी ये आरामको भी, काम चलता है। जी आरामको में भी तकरीबन सारे मिडल ईस्ट में था, अभी भी है। तो जो वेस्टर्न पासपोर्ट हैं उसमें भी वो जो अमेरिकन और यूके नंबर 1 पे था, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया था, और फिर नीचे आते जाएं तो बॉटम में आके फिर पाकिस्तान, इंडिया, और फिर सबसे नीचे बांग्लादेश का था जी सैलरी के हिसाब से। जी। तो अब जो है वो मेरा ख्याल अभी ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है फॉर सम रीजन। तो इसलिए मैं गया था मिडिल ईस्ट में कि वहाँ पे एक तो ये सैलरी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा वहाँ पे टैक्स नहीं होता। जी तो टैक्स। बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि 4-5 साल जो है ना वहाँ पे जॉब कर लें और पैसे बचा लें। लेकिन मुझे याद है जब मैं वहाँ पहुंचा तो मेरे जो मेंटोर थे जिन्होंने मुझे वहाँ जॉब भी लेके दी, वो मेरे पहले बॉस भी बने वहाँ पे, मोहम्मद मुनीर साहब, जो जी कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग के ही ग्रेजुएट है। माशाल्लाह। और ही विल बी वन ऑफ आवर प्रॉब्ली फर्स्ट मेंटोर इंटरव्यू दैट आई एम थिंकिंग वी कैन डू। श्योर उनको श्योर। बहुत, माय उनको एक प्लेजर। हद तक, उनको दीवानगी की हद तक जुनून है कि मेंटरिंग करने का। मुझ में जो मेंटरिंग का कीड़ा है उसको हवा उन्होंने दी है, उन्हीं को नहीं नहीं, देख देख के। उनको उनको आप हमारे फोरम पे लेकर आए, उनको कहें कि सारे बच्चों को पाकिस्तान की मेंटरिंग कराएं। और जिनको मैं अकीदत से ये कहता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं मोहम्मद मुनीर बन जाऊंगा। ठीक है। तो बिल्कुल सही। जितनी पाकिस्तानियों की और इवन आउटसाइड पाकिस्तानियों की मेंटरिंग, कोचिंग, डेवलपमेंट में वो फोकस करते हैं, ये करते रहे। अब वो रिटायर्ड है कैलगरी में। जी तो खैर उनकी मिसेज से मेरी मुलाकात हुई पहली कुवैत में। तो मैंने कहा जी मैं तो 2-3 साल के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा पुत्र मैं बंदे आंदे हैं देखे ने, जांदे कोई नहीं वेख्या तू, गुड बिकॉज द मनी एंड लाइफस्टाइल इज सो गुड कि पीपल डोंट लीव। गुड। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब मैं जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में मैं जॉब कर रहा था, वो हाफ इन कुवैत है और हाफ इन सऊदीया है, जिसको नो मैन्स लैंड कहते हैं ना। वो जी जी डिस्प्यूटेड लैंड थी। सही। तो वन ऑफ द रेयर थिंग्स इन द वर्ल्ड के अरब्स डिसाइडेड कि यार लेट्स जॉइन हैंड्स, कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसके ऊपर काफी ऑयल है। तो एक बाहर की कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो कि शेवरॉन थी, शेवरॉन इज ए लार्ज, वन ऑफ द लार्ज अमेरिकन ऑयल कंपनीज। That's the beauty of Americans. हाँ। They realize the बंदर nationalism। बंदर की तरह ना वो उधर से भी खा लिया, उधर से भी खा लिया। हाँ। सर वो कहीं और से फैसले होते हैं, खैरानी में भी। फैसले We होते हैं don't go बारह। into that, we don't go into that। तो मेरी वो जॉब थी वो जॉइंट ऑपरेशन थी, पीसी, पार्टीशन जोन। पार्टीशन जोन का मतलब हाफ इन कुवैत हाफ इन सऊदी। जी तो वहाँ पे एक दरम्यान में बॉर्डर भी था जिसको हम सम टाइम क्रॉस करते थे, एंड वी हैड टू यूज शो द पासपोर्ट। जी तो वो कंपनी जो थी शेवरॉन, जो मेरी कंपनी बनी, फिर 3 साल बाद मुझे शौक हुआ कि मैं किसी कंपनी में, वेस्टर्न कंपनी में जॉब करूं, कि यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते हैं। जी मिडिल ईस्ट में डेफिनेटली वो जो आप कहते हैं ना पैसा हर चीज नहीं है, मिडिल ईस्ट में पैसा बहुत था, लेकिन मुझे नजर आया कि वो जो करियर ग्रोथ है जिसमें स्किल डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है,
लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट होती है, वो वहाँ पे लिमिटेड थी कि आप यू जस्ट कीप अर्निंग मोर एंड डूइंग सेम थिंग्स फॉर नेक्स्ट 30 years वर्सेस you go in a company where which is vertically integrated, वो वहाँ पे वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे they actually develop you as a leader. Every employee for them is a leader. तो गुड। मैंने फिर उनकी जॉब जो थी वहाँ पे कैलिफोर्निया में, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की और वहाँ से कुवैत से मैं वैसे तो 3 आप साल बाद। पढ़ाते ही होंगे लीडरशिप, माशाल्लाह, आप जिस हाँ जी, जिससे अब तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ। लीडरशिप की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स। यानी लीडर एब्सोल्युटली, जो होता है वो डिक्टेटर नहीं होता। डिक्टेटर कहता एब्सोल्युटली, है जो मैं कहूँ वो करो। लीडर आपको एबिलिटी देता है, परमिशन देता है इंडिविजुअल थिंकिंग की और लीड करने की, और वो पीछे रहता है। अगर लीड करने, जब क्राइसिस का मौका आता है तो ट्रू वहाँ लीडर आगे खड़ा होता है, और जब एब्सोल्युटली, मजे का मौका होता है, टाइम होता है, तो वो दूसरों को आगे लेता है। तो दुनिया में मुझे जो लीडरशिप की मिसाल में सबसे बड़ी पर्सनालिटी लगी है वो मुझे नेल्सन मंडेला लगी है। जितना मैं उस आदमी को समझा या जाना है, ही वॉज अ ट्रू लीडर एंड अ ग्रेट पर्सन। मैं ये, मुझे कहने में कोई रिजर्वेशन नहीं है। खैर, कमिंग एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, विच। वन ऑफ द गोल्डन नगेट यू जस्ट ड्रॉप्ड इज के लीडर की जो नंबर 1 प्रायोरिटी है या उसका कैरेक्टर है, वो ये है कि मोर लीडर्स प्रोड्यूस करता है। वो चाहे वो किसी शादी पे खाना खा रहा है, चाहे वो किसी बस में बैठा हुआ है, वो उसको एक कंटेजियस बीमारी होती है कि वो लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर टैलेंट है, और एंड ही आइडेंटिफाइज कि इसके अंदर ये बैरियर है एंड ही हेल्प्स देम ओवरकम दोस बैरियर्स। ही लव्स डेवलपिंग पीपल। और इसके लिए हम आगे ना एक आपके साथ किसी दिन टाइम रखेंगे, 1 घंटे का, हम आपसे लीडरशिप पे आप मुझे टॉपिक्स बताते जाएं। जो जो टॉपिक्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, जो आप जाके मैं आप लोगों को बताऊं कि ये अमेरिका में भी ट्रेनिंग अपनी कंपनी में देते हैं। तो जो ट्रेनिंग ये अपनी कंपनी में अंग्रेजी में देते हैं वहाँ पे, वो ट्रेनिंग हम यहाँ पे उर्दू में दिलाएंगे, ताकि बिल्कुल हमारे जो सही। लड़के, हमारे से जो क्लास वाले होते थे ना, ज़्यादातर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए होते थे, उनको अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। उनके लिए अंग्रेजी बड़ी टेंशन होती थी। तो उर्दू में वो आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, आपको इस चैनल में हम प्रोवाइड करेंगे। ये इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं या और भी जो लोग हमें फाइनेंस के भी मिलेंगे, हम उनके साथ अमेरिकन मार्केट्स पे भी बात करेंगे। हम जो जो हमें बंदा मिलेगा, हम उसके उस जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो हम पहुंचाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि मुल्क तरक्की करे और लोगों को फायदा। जी। विवाद भाई, आज का काफी लंबा हो गया है, मेरा ख्याल है इस पे 2 चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ। टेक होम आपने मुझसे बात की थी कि आप हमें 2 चीजें बताएंगे कि आपने अपने करियर से क्या सीखा, डूज और डू नॉट्स क्या हैं, और गोल्डन नगेट्स कुछ हमें देंगे जो हम आपके साथ लेके जाएंगे। देयर आर सो मेनी बट लेट्स स्टार्ट विद 2 टुडे। ठीक है? राइट। तो उसमें ये वो हैं जो कि आप किसी भी फॉर्म में, अगर आप वेस्ट में आते हैं, इवन आप वेस्ट में नहीं आते, पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो और आप यंग हैं और आप एज़ ए प्रोफेशनल, एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एज़ ए प्रोफेशनल जॉब कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको फ़ोकस करनी चाहिए और ये आपको ज़रूर काम आएँगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 साल का हूँ, तो आई कैन टेल यू आफ्टर 25 इयर्स ऑफ करियर कि ये मुझे किसी ने नहीं बताई। मैंने बाय हिट एंड ट्रायल मिस्टेक्स करके, दूसरों को की गलतियाँ देख के, किसी की कामयाबी देख के सीख के की हैं। नंबर 1 इज़ के as you growing up, or if it is too late for you, then for your kids, the number 1 skill to be successful in life is soft skills. सॉफ्ट स्किल्स बच्चे को या अपने आप में भी, जिसमें यह है कि लोगों से बात करना। लोग समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ तकरीर करना होता है। तकरीर करना इज एम्पैथेटिक वन, लिसनिंग। या तकरीर करना इज वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बट हाउ हाउ यू कनेक्ट टू पीपल टू पीपल। मैं अल्लाह अल्लाह का कुछ कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ आपको डे टू डे वर्क करना पड़ता है। किसी भी कल्चर का बंदा हो, you know, I can find common grounds and I build a relationship, have a communication. सॉफ्ट स्किल्स ये है कि आप किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप डिस्ट्रेस में कैसे रहते हैं, लोगों को कंफर्ट कैसे करते हैं। लीड करना जो है डिफरेंट है, मैनेज करने से डिफरेंट है। तो जब आप एज ए मैनेजर काम कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं डू दिस। जब आप एज ए लीडर काम कर रहे होते हैं, यू टेल देम व्हाई यू डू दिस एंड व्हाई यू। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ व्हाई एंड देन व्हाई यू। बल्कि एक स्टार्ट योर व्हाई एंड फाइंड योर व्हाई। हाँ, स्टार्ट विद व्हाई एंड फाइंड योर व्हाई। एब्सोल्युटली। साइमन तो एक साइनिक। अच्छा लीडर जो है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको बताता है क्यों और क्यों तुम। हम्म।
तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, इस पे बेशुमार बुक्स हैं, बेशुमार वीडियोस हैं। आप हमारे साथ आज प्लेज करें ना एक लेक्चर, तो आपने कहा कि आप लीडरशिप पर देंगे हमें, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, ये कितनी ड्यूरेशन होगी इस लेक्चर की? मेरा ख्याल है इफ आई थिंक वी शुड प्रिपेयर, यू नो, इस तरह इनफॉर्मल डिस्कशन का अपना मजा है, आपके साथ तो वक्त गुजारने का अपना मजा है। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। लेकिन ये आप हमें एक लिस्ट दें, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अनाउंस कर दें लिस्ट आप इस वक्त, ताकि हम एक एक टॉपिक को आगे लेके चलें। मेरा उसमें सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही हम लीडरशिप को भी कवर कर देंगे। 30 मिनट्स की एक वीडियो अच्छी बन सकती है, अगर आई विल प्रिपेयर फॉर दैट। बिल्कुल ठीक। और दूसरा जो है, नंबर वन जो है, वो जो मैं समझता हूँ कि हम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप आईटी में हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो है वेल्थ मैनेजमेंट, पैसा कमाना। और वेल्थ मैनेजमेंट स्लैश वो तो फाइनेंशियल मैं भी अभी फ्लुएंसी। तक उम्र से सीख रहा हूँ। हाँ, वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल फ्लुएंसी। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पैसा संभालना, पैसे को ग्रो करना, तो ये मुझे आज, मुझे 45 इयर्स की एज में जाके ये समझ आई। 90% ऑफ द लॉटरी विनर्स जो यूएस में होती है, वो होती भी $1 मिलियन और इस तरह की लॉटरीज होती हैं, 3 साल में पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। बिकॉज ये एब्सोल्युटली। जो कह रही है वेल्थ मैनेजमेंट, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो जो मैंने सारी जिंदगी पढ़ा है, पढ़ाया है, वो वेल्थ मैनेजमेंट नहीं जानते कि अपने एसेट्स को किस तरीके से आपने पहले सेव करना है और फिर ग्रो करना है। जी, ठीक है। बहुत अच्छा। वेल्थ मैनेजमेंट पे भी हम आपसे अमेरिकन वर्जन पे लेंगे। अब 30 मिनट हमारी सॉफ्ट स्किल्स पे बात हुई है, वेल्थ मैनेजमेंट भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कितना टाइम। इसको आप देखें, ये वो है जिसमें आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा, और मैं नहीं उसमें नहीं नहीं अमेरिकन सर, ऐसा वहां पे करेंगे, उसमें अमेरिकन साइड ऐड करेंगे। अमेरिकन साइड आप हमें दें। मैं तो आप प्राइवेटली हम जितना क्योंकि मर्जी अभी मैं पाकिस्तान गया था, मुझे कम से कम 2 बच्चे ऐसे मिले जिनको कनाडा में या यूएस में अभी ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिली है। जी और दोनों ने मुझे कहा कि भाई हम क्या करें। तो मैंने कहा यार, अगर मैंने ये सवाल किसी को पूछा होता, जी तो जब मैं आपकी एज में था, तो मैं आज और मैंने फॉलो किया होता जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जी तो आज मैं रिटायर हो गया होता। आई डिडंट नीड टू वर्क। बिल्कुल You don't need to in the modern life, if you manage your wealth और आप एज ए प्रोफेशनल करियर शुरू करते हैं, सर। मैं 45-50 के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। मैं 35 साल से रिटायर हूँ। 35, मेरा बिल्कुल। टारगेट था 40। और वो जमाने भी आपको पता ही आईटी वाले नहीं थे, तो लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की। मैं 35 से रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। आई ओनली वर्क फॉर फन, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक तो वेल्थ मैनेजमेंट हो गई अमेरिकन साइड, ये भी 30 मिनट्स का एक लेक्चर हम रखें। हाँ जी, ठीक मैं है। आपसे अनाउंस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हम इसको फिर आगे इस प्रोग्राम को हमें कोई प्रोमो ना देना पड़े, हम सीधा लॉन्च कर देंगे जी ये हमारा आज सॉफ्ट स्किल्स पे है, और फिर हमारा जो है ये वेल्थ मैनेजमेंट पे हो, और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी जो हमारे दोस्त ऐड होंगे उनको हम फिर बाद में ऐड करेंगे। ठीक। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स, इसके अलावा कोई और टॉपिक आप हमें देना चाहिए? लीडरशिप इसके आपने अलावा कहा मैं अंदर ही कवर करूंगा, इसके सॉफ्ट अलावा स्किल्स। आपने, मेरा ख्याल है, एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया था। एक डिस्कशन बनती है कि लाइफ एज एन इमिग्रेंट, क्या खोया क्या पाया। बैलेंस बहुत शीट। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। क्योंकि व्हेन यू साइन अप फॉर बीइंग एन इमिग्रेंट व्हेन यू आर 21 23 इयर्स ओल्ड, यू डोंट नो कि क्या खोया, क्या क्या साइन कर रहा हूँ मैं, क्या खोना पड़ेगा। खोना पड़ता है, देयर इज नथिंग फ्री, फॉर लेकिन एवरी बहुत कुछ। प्लेयर देयर इज अ प्राइस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये चीजें आज की टेक होम है जी। अगले 3 वादों के साथ हम बस अपनी रिकॉर्डिंग जो है उसको बंद करेंगे, और उमर साहब से हम टाइम लेंगे। अगली 3 नशस्तें इनके साथ होंगी, पहले ही हम अनाउंस कर रहे हैं, वो मैं उमर इसी में अनाउंस कर दूं। एक सॉफ्ट स्किल्स पे उमर, वैसे तो लीडरशिप मेरे हिसाब से तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उमर चाह रहे हैं कि वो सॉफ्ट स्किल के अंदर ही करें, तो वो जिस तरह चाहते हैं हम वैसे ही करेंगे। एक वेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिकन साइड, मेरी तो आपके पास 500 वीडियोस पड़ी हुई हैं पाकिस्तानी, तो मैं बहुत बताया मैंने। मैं सुनूंगा कि अमेरिका से, और बीच बीच में कंपैरिजंस मैं दूंगा कि जो मेरी इनसे कुछ मैं ऐसे सवाल पूछूंगा कि उनको पाकिस्तान की इंसाइट मिले और मुझे यूएसए की और इंसाइट मिले। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारी बैलेंस शीट ऑफ लाइफ है, क्या खोया क्या पाया। मैंने इतने सालों में, 50 साल की उम्र में उमर सलीम ने क्या खोया क्या पाया, फ्रॉम बोथ साइड्स, जहाँ से सफ़र इनका शुरू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया उमर आपके टाइम का। पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो बैरून मुल्क हमारे जो दोस्त होते हैं उनके पास बहुत, वैसे तो दुनिया में हर बंदे के पास ही बहुत कम होता है
कि उनको कितना टाइम मैनेज करना पड़ता है, और उमर की ये पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। मैं इतना क्लोज इनके नहीं था जितना मैं पिछले कुछ सालों में आया हूँ। इनकी पोस्टें पढ़ पढ़ के, उर्दू में पोस्ट करते हैं अमेरिका में रहते हुए, उर्दू के आर्टिकल्स मुझे भेजते हैं, मुझे कई बातें ऐसी बताती हैं जो मेरे जैसा बंदा जो सारा दिन पैसों की छन ठन में लगा रहता है उसको चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इनकी विजडम से फ़ायदा उठाएंगे, और आने वाले जो नए जो चीज़ें हैं उन पे हम काम करेंगे। तो खुदा हाफिज़ जी, जवाद हफीज़ और उमर सलीम साहब की तरफ से खुदा हाफिज़।